बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़ी ईद पे एक ये बड़ी सहूलत होती है कि ईदी नहीं देनी पड़ती, लेकिन मुझे बहुत से हमारे करम फरमाओं के टेलीफोन आए कि सर ईदी ना सही पर ईदी के नाम पे कुछ हमें ऐसा ऑफ़र करें कि हमारा दिल खुश हो जाए। तो फिर हमने फ़ौरी तौर पे एजाज़ साहब से रब्ता किया, जो हमारा डिज़ाइनिंग सेक्शन देखते हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बनाई है। ईद से एक आध दिन पहले ये हो गया और उसमें हमने ये किया कि हर उस करम फरमा के लिए और रब्ता करने वाले के लिए 1000 रुपया नगद कैश की ईदी रखी, जो ईद के इन तीनों दिनों में रब्ता करेगा। लाइक वो कोर्सेज करना चाहे तो हर कोर्स में 1000 की ईदी। इस तौर पे जिन लोगों ने काउंसलिंग का सेशन बुक किए हुए थे उनको भी हमने इस बुकिंग के बावजूद 1000 की ईदी का, इनफैक्ट ये तोहफ़ा है, और तोहफ़ा थोड़ा हो या ज़्यादा हो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि उसके साथ मोहब्बत जुड़ी होती है। तो आप में से जो लोग कुर्बानियाँ कर चुके हैं और उनके पास अब विला वक्त है, तो बेहतर है ख़ुद अपने लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो उनको गिफ्ट कीजिए। यानी यूँ समझे, अगर 5 कोर्सेज़ करते हैं, वैसे तो उनकी जो प्राइस है 3000 फ़ी कोर्स होता है और ये 15000 बनती है। तो इस ईदी में 5000 की ईदी आपको मिल जाएगी। जो बैरून मुल्क वाले हैं उनके लिए भी इसमें अच्छा खासा एडवांटेज है। यानी वहाँ $40 का होता है कोर्स और इसी परसेंट, तकरीबन ये 20% बनता है, और इसी परसेंटेज के एतबार से आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा जी, ईद से एक दिन पहले यानी एक शब पहले एक ख़ातून अपनी बेटी के साथ आई। बच्ची उनकी FSC प्री मेडिकल कर रही है, लेकिन उसको कमर दर्द का बहुत मसला था और दवाई वो खाने पे आमादा नहीं थी। तो बस उन्हें लगा कि बेटी है, अगर इसको सारी कुछ समझा दें, इसके बाद पल्ले पड़ जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट मैंने नोट किया कि अगर माँ के सामने बेटी को समझाया जाए तो बेटी को समझ नहीं आती। सेम इज़ द केस विद द फादर एंड सन। तो फिर उनकी अम्मा को हमेशा हम वेटिंग रूम में भिजवा देते हैं। तो बेटी से मैंने पूछा कि आम तौर पे तुम्हें ज़िंदगी के बारे में कौन बताता है? तो उसने कहा कोई भी नहीं। अच्छा, देन उसने पलट के मुझसे कहा सर आपको किसने बताया? तो मैंने कहा कि मेरे बाबा ने। हम जब 8वीं 9वीं में थे और पढ़ते थे ऐसे करके, तो वो हमेशा 2 ऐसे करके हमारी ठोड़ी के नीचे रखते। मेरी बहन, हम चूँकि 4 बहन भाई थे, तो सबके नीचे कहते थे कि जो इतना फासला होना चाहिए तुम्हारा तुम्हारी किताब का, सारी उम्र तुम्हें कमर दर्द नहीं होगा। यकीन मानिए, मैं आज भी अपने वालिद साहब को, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जे दे, पढ़े लिखे बाप का और पढ़ी लिखी माँ का बहुत फ़ायदा होता है आपको वो तरीके से, सलीके से। एक बात उन्होंने और बताई थी कि जब भी कुर्सी में बैठो तो कभी अपने पाँव को पंजे के बल या एड़ी के बल मत बैठो, तुम्हारी कमर दर्द करेगी और ये दर्द लंबा होगा। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कैसे बैठते हो? उसने कहा मेरी कुर्सी ज़रा ऊंची है। तो खातिन हज़रात, मैंने बाद में रिसर्च पढ़ी, 4.5 फुट से ऊंची कुर्सी नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो पैर है वो ज़मीन पे यूँ लगना चाहिए और उससे आपके पट्टे नहीं खिंचते, और आपकी जो कमर है वो दर्द उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। हमारे घर में किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। आजकल तो बच्चों का शौक़ नहीं है। तो छुट्टियों में मैं हर हफ्ते लाइब्रेरी से आलमोस्ट 10-10, 12-12 किताबें लेके आता था। तो हम मुकाबले पे पढ़ते थे। नावल मेरी वालदा पढ़ती थी, रज़िया भट्ट के नावल जितने होते थे, नसीम जादी के नावल हम पढ़ते थे। अच्छा, हुआ ये कि दिन में टाइम होता था कि 2 घंटे तुम्हें पढ़ना है। तो जो मेरा छोटा भाई था और जो बड़ी बहन थी, ये दोनों चोरी करते थे। यानी अलमारी में जिसमें किताबें रखी होती थी, अब वो बड़ा कमरा था, यानी उस ज़माने में एक कमरे में 4 या 5 बेड लगे होते थे। यानी ये सब बहन भाइयों का कमरा था, मेहमान भी उसी में आके ठहरते थे। अब्बा अम्मा का बेडरूम अलग था। तो उसके आखिर पे एक लकड़ी की अलमारी थी जिसमें किताबें रखी होती थी। तो भाई जाके अंधेरे में खड़ा होके किताब को पढ़ना शुरू करता और ठक पढ़ के इनफैक्ट 10-20 सफ़े। ज़ाहिर बहुत शौक़ होता है सिलसिलावार कहानी का, इश्तियाक होता है आगे क्या बना, आगे क्या बना, आगे क्या बना। लेकिन उस चोरी ने उन दोनों की निगाह को चुरा लिया। यानी मैं चूँकि ये काम नहीं करता था, मैं आमतौर पे ये काम लाइब्रेरी बैठ के कर लेता था। आज भी मेरी ज़िंदगी का मामूल ये है कि मैं अपने ऑफिस में, कमरे में, अपने बच्चों के लिए, जहाँ मेरे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, मैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट्स करके देता हूँ
اور الحمदुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। सो दूसरी बात जो बच्ची को मैंने बताई कि ये भी मैंने अपने बाबा से सीखी, और आपके बाबा मुमकिन है बिज़ी हों, तो आइंदा आप जब बैठोगे तो अपना पाँव बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे रखोगे, और कुर्सी अगर आपकी ऊंची है तो आम तौर पे अगर तो वो मूविंग चेयर है तो उसके साथ उसको एडजस्ट करने का होता है, और इसी तौर पे अगर आपकी कुर्सी को दूसरी तरह के तो आप उसको एडजस्ट कर लें। इसी तौर पे जो तीसरी चीज़ उसको मैंने बताई जो बच्चियों को और बच्चों को और इवन बड़ों को भी उम्र भर कमर दर्द से बचा सकती है, वो ये कि ज़िंदगी में कभी कुर्सी के किनारे पे मत बैठे। अच्छा, आप पूछें कैसे होता है? अगर आपको खौफनाक फिल्म देख रहे हो तो आमतौर पे बच्चियाँ बच्चे जहाँ बैठे हों वहीं ऐसे करके शुरू हो जाते हैं। बड़ों का मामला ये है कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको असूलन, जैसे इस वक्त मैं बैठा, मेरी कमर बिल्कुल सीधी है उसके साथ, सीट के साथ, और जो आपके हिप्स हैं वो भी बिल्कुल फ्लैट। तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कमर नहीं दर्द करेगी, ये बिल्कुल आपके मोहरे सीधे हैं, यानी इस तरह सीधे। अब जब आगे होके बैठते हैं तो करना क्या चाहिए था आपको? कंप्यूटर या जो आपका सिस्टम है उसको ज़रा आगे कर लें, उसको एडजस्ट कर लें। जब आप खुद आगे होते हैं तो अब आपकी जो कमरिया है वो दुखेगी भी, और आपने उसको एडजस्ट नहीं किया। तीसरी बात याद रखिएगा, जो लड़कियां और लड़के बुत बन के पढ़ते हैं, यानी एक जगह बैठ गए तो बस ऐसे जैसे इंसान स्टैचू हो, और बैठे पड़े जा रहे हैं, रटे मारे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, खौफ से पसीनो पसीनी भी हुए जा रहे हैं, डरे भी जा रहे हैं, याद भी किए जा रहे हैं, भूले भी जा रहे हैं। तो जो भी बुत बन के काम करता है उसके पट्टे खिंच जाते हैं, ये भी रिसर्च कहती है। पट्टे खिंचने से फिर आपकी जो कमरिया है वो दर्द करती है, और वो फिर कमर भी आपको तड़पाती भी है, सताती भी है, रुलाती भी है। कमर दर्द के लिए कोई फौरी तौर पे रिलीफ वाली गोली नहीं है, और ये आपको तकलीफ़ सहनी पड़ती है। तो आज की इस सेशन में जो बहुत काम की बातें हैं, ये अपने लिए भी याद रखिए, अपनी बेटियों और बेटों को भी बताइए, और ऑफिस में जिन लोगों पे आप सुपरवाइज़ करते हैं, जिन पे आप मैनेजर हैं, उनकी सेहत भी तो आप ही के हाथ में है। अच्छा, जब भी हम किसी की खैरख्वाही करेंगे, किसी को अच्छी बात बताएंगे, तो वहाँ से उसकी सेहत, जवाबन दुआ भी आती है, खैरख्वाही भी आती है, मोहब्बत भी। आखिरी बात ये याद रखिएगा कि जितना लंबा अरसा तवील सिटिंग आपकी होगी सीट पे, उतनी आपके जिस्म को तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो मेरा मामूल तो ये है कि मैं आधे पौने घंटे बाद ज़रूर उठ जाता हूँ। लाइक अगर मेरा क्लाइंट भी को बहुत लंबे बाद 2-2, 3-3 घंटे के होते हैं, तो मैं उस दौरान उठ के फिर अपने, चूँकि ऑफिस ज़रा खुला डुला है तो उसमें टहलने लग जाता हूँ, साथ उनसे बात, आई कांटेक्ट उन्हीं के साथ होता है। इसी तौर पे आप टीचर हों, आप स्टूडेंट हों, आपका कोई भी रोल हो, तो हमेशा अपने जिस्म को हरकत में रखनी है। 1 आध घंटे के बाद आपके पट्टे हरकत में रहेंगे, आपके जिस्म में जो खून की गर्दिश है वो ठीक रहेगी, और ये जो मूवमेंट है, जिस्म का तहर्रुक, ये आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखता है। तो ख़ातिन हज़रात, इस ईद के मुबारक मौके पे इतनी प्यारी और मुबारक सी बातें, साथ मुझे अपने प्यारे से बाबा याद आए। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। जब हम नहीं होंगे हमारे बच्चे भी याद करेंगे कि बाबा ने ये बातें बताई थी, फिर कल उनको उनके बच्चे याद करेंगे। इनफैक्ट ये विरासत है जो इल्म की, दानिश की और मोहब्बत की, ये हम तक पहुंचती रहती है तो हमारी ज़िंदगी फूल की तरह खिली रहती है, हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे सबसे कीमती चीज़ सेहत है, वो फिर आपके साथ रहती है एक नेमत के तौर पे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।